हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल से कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 3 हमारा चल रहा है। देखिए चैप्टर 3 में हमने कई सारी वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दी है। अभी तक यदि आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज की जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे लैंगिक रूप से संचरणशील रोग क्या होते हैं, अर्थात सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज क्या होती है या यौन संक्रमित रोग क्या होते हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि हम बात करते हैं लैंगिक रूप से संचरणशील रोगों की तो इनको हम शॉर्टकट में कहते हैं एसटीडी। एसटीडी का पूरा नाम सबसे पहले तो आपको याद रखना है क्योंकि अक्सर आपके एग्जाम में यह पूछा जाता है। तो एसटीडी का पूरा नाम होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो देखिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज बेसिकली ये ऐसी बीमारियां होती है जो कि सामान्यतया लैंगिक संपर्क से फैलती हैं। यानी आपस में जब मेल व फीमेल के मध्य संपर्क होता है, लैंगिक संपर्क यानी संभोग या कॉपुलेशन की क्रिया होती है, तो मैथुन या सहवास की प्रक्रियाओं के माध्यम से ये रोग बेसिकली ट्रांसफर होते हैं एक से दूसरे में। तो ये बीमारियां जो होती है सामान्यतया लैंगिक संपर्क से फैलती हैं। कैसे फैलती हैं? लैंगिक संपर्क से फैलती हैं और इन्हें हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। देखिए बेसिकली ये बीमारियां जो होती है दूसरे कारकों से भी फैल सकती है। ये जो बीमारियां होती है यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, ये दूसरे कारकों से भी फैल सकती हैं। मनुष्यों में यदि हम बात करते हैं तो कई प्रकार के यौन संक्रमित रोग पाए जाते हैं। कई प्रकार के यौन संक्रमित रोग मनुष्यों के अंदर पाए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रमुख यौन संचरित रोगों में से जो एड्स रोग होता है, एड्स के बारे में यहाँ पे पूरी की पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन यानी कि पूरी की पूरी बेसिक जानकारी यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। और एड्स से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो हम आपको आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि यदि प्रमुख महत्वपूर्ण यौन संक्रमित जो रोग होते हैं अर्थात जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजें हैं उनमें सबसे जो प्रमुख रोग है वो है एड्स। एड्स की यदि हम बात करते हैं तो इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स की यदि हम बात करते हैं तो यह आज के समय की सबसे खतरनाक बीमारी है क्योंकि इसका निदान का जो आविष्कार है वो आज तक नहीं हो पाया है। तो एड्स इसीलिए भी सबसे खतरनाक बीमारी है क्योंकि इसका कोई इलाज भी नहीं है, यानी इसका अभी तक इसका आविष्कार इलाज का नहीं किया जा सका है। इस रोग का यदि हम बात करते हैं पता सबसे पहले कहां लगा तो सबसे पहले 1981 में यानी कि 1981 में अमेरिका में इस रोग का सबसे पहले पता चला। तो आपको याद रखना है कि एड्स का पूरा नाम क्या होता है, साथ ही साथ आपको याद रखना है कि इस रोग का पता सबसे पहले कहां लगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद यदि हम बात करते हैं एड्स की तो यह रोग बेसिकली एक विशिष्ट प्रकार के विषाणु यानी कि वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? यह रोग एक विशिष्ट प्रकार के विषाणु के कारण होता है अर्थात वायरस के कारण होता है जिसका नाम है एचआईवी वायरस। तो एचआईवी वायरस का आपको पूरा नाम भी पता होना चाहिए। एचआईवी वायरस का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो देखिए एचआईवी का पूरा नाम भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब आपको यहां पे ध्यान देना है कि जैसे ही किसी भी व्यक्ति के अंदर मान लीजिए यदि एड्स रोग हो जाता है तो संक्रमण के बाद यदि उस व्यक्ति को संक्रमण हो गया है एड्स का तो एड्स विषाणु जो होता है यह 8 से 10 वर्षों तक शरीर में चुपचाप पड़ा रहता है। यानी 8 से 10 वर्षों तक ये कोई भी रिएक्शन नहीं दर्शाएगा और फिर 8 से 10 वर्षों के पश्चात अचानक इस रोग की प्रतिक्रिया बढ़ेगी और फिर 2 से 3 साल के अंदर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो एड्स एक ऐसा रोग है जिसमें संक्रमण के बाद एड्स विषाणु बेसिकली 8 से 10 वर्ष तक शरीर में चुपचाप पड़ा रहता है। और एड्स का ये जो विषाणु होता है ये बेसिकली क्या करता है कि मानव शरीर की जो एचटी कोशिकाएं होती है यानी जो हेल्पर टी सेल होती हैं उनको मार देता है। यानी बेसिकली जो एड्स का विषाणु होता है यानी जो एचआईवी वायरस होता है ये क्या करता है कि शरीर की जो हेल्पर टी कोशिकाएं होती है या हेल्पर टी सेल जो होती हैं उनको मार देते हैं अर्थात नष्ट कर देते हैं। जिस कारण से क्या होता है कि रोगी के शरीर में प्रतिरक्षियों का निर्माण प्रभावित हो जाता है। यानी जो इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी में बेसिकली जो एंटीबॉडीज होते हैं शरीर के उनका निर्माण प्रभावित हो जाता है। तो जैसे ही हेल्पर टी सेल को नष्ट कर देते हैं एचआईवी वायरस वैसे ही शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है और प्रतिरक्षियों का निर्माण भी प्रभावित होता है। तो चूंकि जाहिर से बात है कि यदि एंटीबॉडीज यानी कि प्रतिरक्षियों के निर्माण में बाधा आएगी तो शरीर की हेल्पर टी कोशिकाएं तो ऑलरेडी ही नष्ट हो जाती है क्योंकि
HIV वायरस का संक्रमण होता है। तो जब हेल्पर टी सेल नष्ट होती हैं तो प्रतिरक्षियों का निर्माण भी यानी एंटीबॉडीज के निर्माण की प्रक्रिया भी प्रभावित होती है, जिस कारण से शरीर की इम्यूनिटी में भी क्या होता है, बदलाव आता है, अर्थात शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी क्या आती है, कमी आती है। आप यहां पे यह भी कह सकते हैं कि जो रोगी होता है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है और व्यक्ति की 3 साल के अंदर मृत्यु हो जाती है। यानी यदि किसी व्यक्ति को एड्स हुआ है तो उसको 8-10 वर्षों तक तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि यह चुपचाप शरीर में पड़ा रहता है। और 8-10 साल के बाद यह क्या करेगा कि शरीर की जो हेल्पर टी कोशिकाएं होती है उनको धीरे धीरे नष्ट करते जाते हैं, जिस कारण से प्रतिरक्षियों के निर्माण में भी बाधा उत्पन्न होती है और इम्यून सिस्टम भी कमजोर होता है और अंदर ही अंदर 2-3 साल के अंदर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से आपको याद रखना है कि जो एड्स होता है यह बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जो कि यौन प्रक्रियाओं के माध्यम से अर्थात लैंगिक संपर्क के माध्यम से फैलती है। किसी भी व्यक्ति में यदि एड्स हो जाता है तो उसके 8-10 वर्षों तक HIV वायरस की जो प्रतिक्रिया होती है वो शांत रहती है और उसके बाद फिर HIV वायरस जो होते हैं ये शरीर की हेल्पर टी कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं, जिस कारण से एंटीबॉडीज के निर्माण की प्रक्रिया भी प्रभावित होने लगती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है और व्यक्ति की 2-3 साल के अंदर फिर मृत्यु भी हो जाती है। इसके बाद देखिए एड्स रोग के प्रमुख लक्षण क्या क्या हैं, मतलब जब एड्स रोग किसी भी व्यक्ति को होगा तो कैसे पहचान सकते हैं, किन लक्षणों को, यानी कि कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको देख करके आप पहचान सकते हैं कि इस व्यक्ति को एड्स हुआ है। तो सबसे पहली चीज तो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी एड्स होता है जो शरीर की कई प्रकार की लसिका ग्रंथियां होती है उनमें सूजन पड़ने लग जाता है। क्या पड़ने लग जाता है? उनमें सूजन पड़ने लग जाता है। इसके बाद देखिए भारहीनता तथा कमजोरी। कहने का मतलब यह है कि यदि किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है तो उसको भारहीनता का महसूस होने लगता है अनुभव, साथ ही साथ उसके शरीर के अंदर बहुत सारी कमजोरी उसको फील होने लगती है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि पतली पतली दस्त भी होने लगती है, साथ ही साथ चमड़ी में खुजली भी होने लगती है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट जो कि मुख्य लक्षण है, रात में पसीना बहुत निकलने लगता है। तो रात में अचानक से बहुत ज्यादा मात्रा में पसीना निकलना भी एड्स रोग का प्रमुख लक्षण होता है। इसके अलावा अनिद्रा, मतलब रात में यदि अच्छे से नींद भी नहीं आ रही है तो यह भी कहीं ना कहीं एड्स रोग का प्रमुख लक्षण होता है। अब बात करते हैं कि यदि बॉडी के अंदर एड्स रोग हो गया है तो इसको हम पता कैसे कर सकते हैं। तो एड्स रोग का पता कैसे कर सकते हैं? देखिए, तो एड्स की पहचान कैसे करेंगे? तो एड्स पीड़ित यदि कोई भी व्यक्ति है उसकी पहचान जो होती है उसके रक्त में उपस्थित जो सीरम होता है, देखिए चूंकि ब्लड में सीरम पाए जाते हैं ना, तो उन सीरम में उपस्थित कुछ विशेष प्रकार के प्रतिरक्षी की उपस्थिति से की जाती है। यानी किसी भी व्यक्ति के ब्लड में जो सीरम होते हैं उस सीरम में जो एंटीबॉडी यानी जो प्रतिरक्षी उपस्थित होते हैं उन प्रतिरक्षियों की उपस्थिति के आधार पर पता लगाया जाता है कि एड्स है कि नहीं है। तो आपको याद रखना है कि एड्स पीड़ित जो भी व्यक्ति है उसकी पहचान जो होती है उसके रक्त में जो उपस्थित सीरम होता है उस सीरम में उपस्थित कुछ विशेष प्रकार के ऐसे प्रतिरक्षी होते हैं जिनको देख करके यह पता लगाया जा सकता है कि एड्स रोग उपस्थित है या नहीं है। तो यहां पे तो आपने देखा कि एड्स की हम पहचान कैसे कर सकते हैं। अब यदि एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में यहां से पूछा जाता है कि एड्स के लिए जो हम परीक्षण करते हैं तो एड्स का परीक्षण क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना है एलिजा परीक्षण कहलाता है। तो एलिसा परीक्षण कहलाता है। एड्स के लिए जो हम परीक्षण करते हैं यानी जो टेस्ट करते हैं उसे हम एलिसा टेस्ट या कि एलिसा परीक्षण कहते हैं। तो यह भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार अक्सर आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि एमसीक्यू में आपसे पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो कंट्रोल है या नियंत्रण है, मतलब एड्स रोग यदि हो गया है तो उस पर हम कंट्रोल या नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, यह प्रमुख जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि सबसे यदि कारगर कोई भी उपाय है तो वो है नियंत्रण करना। अब नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, तो देखिए कोई भी इंजेक्शन है उसको पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के यदि लगा दिया गया है तो उस इंजेक्शन का प्रयोग दूसरे व्यक्ति के अंदर नहीं किया जाना चाहिए। यानी इंजेक्शन लगाने के बाद जो सिरिंज होती है, सिरिंज को एक ही व्यक्ति के अंदर यदि आपने प्रयोग कर दिया है तो उस सिरिंज का प्रयोग फिर दूसरे व्यक्ति के अंदर नहीं करना है, क्योंकि इससे भी रोग ट्रांसफर हो जाते हैं। तो पहला नियंत्रण हम किसके माध्यम से कर सकते हैं कि जो इंजेक्शन लगाने वाली सिरिंज होती है उस सिरिंज को एक बार प्रयोग करने के बाद फेंक देना चाहिए, उसको किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं यूज करना चाहिए। दूसरा प्रमुख नियंत्रण क्या कर सकते हैं कि दूसरे व्यक्ति, मतलब जिस व्यक्ति को एड्स हो गया है उस व्यक्ति से बिल्कुल दूरी बना के रखनी है और उसके किसी भी पर्सनल इंडिविजुअल चीज को नहीं छूना है, चाहे ब्लड हो, चाहे वो उसका रेजर हो,
चाहे वो आपका यहां पे ब्लड लिखा है, यहां पे आप ब्लेड बना लेंगे, जो ब्लेड होती है, ब्लेड आपको नहीं छूना है, रेजर आपको नहीं छूना है, किसी प्रकार से टूथ ब्रश यूज नहीं करना है, और इसके अलावा उनकी तौलिया वगैरह का भी इस्तेमाल नहीं करना है। यानी रोगी व्यक्ति के पर्सनल सामग्रियों से भी दूर रहना है आपको। तो इस प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं आप। एक और नियंत्रण है कि लोगों को एड्स के बारे में जानकारी देना, यानी लोगों के अंदर यदि लोग शिक्षित होंगे तो लोगों को सेक्सुअल एक्टिविटीज के बारे में यदि सही जानकारी होती है, उनको यदि पता है कि यदि कोई भी व्यक्ति एक व्यक्ति से संपर्क बनाया, उसके बाद यदि वो और कई सारे व्यक्तियों के साथ संभोग या मैथुन की क्रिया करता है, तो इससे जो होते हैं यौन संक्रमित रोगों के होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से लोगों के अंदर जागरूकता या जानकारी पैदा करना एड्स के बारे में और एड्स की भयावहता के बारे में जानकारी पैदा करना, एड्स के हानिकारक दुष्परिणामों के बारे में लोगों को बताना, जिससे लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हो। इस प्रकार से एड्स से बचा जा सकता है या एड्स पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। देखिए, इस वीडियो में हमने यौन संक्रमित रोगों में से केवल एड्स के बारे में ही देखा है। क्योंकि वीडियो लंबी ना हो, इसलिए यहां पे हम बाकी जो रोग बचे हैं उसको हम अलग से आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें हम 2 से 3 रोग वहां पे पूरे के पूरे डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।